चलें जी, हम फिर बिस्मिल्लाह करके सर ना बातें करूंगा बिल्कुल सादा, लेकिन आपने उन बातों को बड़े गौर से सुनना है। अच्छा, गौर से क्यों सुनना है? इसको मैं कहीं पे समझाने के लिए इनकम टैक्स से भी लिंक करूंगा, ठीक है। अगर आपके ज़हन में कोई सेल्स टैक्स का खाका या कोई मैकेनिज्म है ना, तो आपने उस पेज को अपने ज़हन से फाड़ के फेंक देना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? कई लोगों ने हो सकता है सेल्स टैक्स पढ़ा हो सकता है कि आपके जेहन में कोई ना कोई एक स्केच हो सेल्स टैक्स का, तो आप नहीं समझना कि आप लोगों को पहले सेल्स टैक्स आता ही नहीं है। आप एक नई चीज है जो मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी अगर हम डिस्कशन करें मेरे दोस्तों, ठीक है, तो वो ये है कि जैसा कि नाम से जाहिर है, सेल्स टैक्स। क्या? सेल्स टैक्स। इसकी सर अगर हम डिस्कशन करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? सेल्स टैक्स। सर टैक्स के वर्ड को छोड़ दें, फिर हम सेल्स को देखें। ये इस नाम को गौर करें कि ऐसा टैक्स जो सेल्स के ऊपर होगा या सेल करने वाला लेगा, यानी कि सेल्स टैक्स आ टैक्स विच इज कलेक्टेड। अब आप एक बात को समझिए कि आप किसी कोई चीज बाय करते हैं तो आप बायर होते हैं, दूसरी पार्टी क्या होती है? सेलर। आ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय वर्षाम, कलेक्टेड बाय सेलर, ठीक है। याद रखिएगा कि नॉर्मली अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, एक होता है बायर और एक क्या होता है? सेलर, ठीक है। बायर वो बंदा होता है जो चीजों को क्या करता है? बाय करता है। और सेलर क्या करता है? सेल करता है। ये नहीं समझा कि यार इतनी सादा बात हमें पता है, इंशाल्लाह इसी चीजों से बुनियाद रखी जाएगी। अब ये जो टैक्स होगा लेगा कौन? सेलर। इसको सेलर ये नहीं होगा कि सेलर आपको टैक्स दे रहा होगा, वो आपसे ले रहा होगा। आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। आप जब कोई चीज बाय करेंगे तो दो चीजें पे करेंगे। एक उस चीज की कीमत प्लस सेल्स टैक्स। प्लस आप क्या पे करेंगे? सेल्स टैक्स पे करेंगे। अच्छा, इसमें जब हम गए थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो वहां पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था विद होल्डिंग का। जब हमारे पास पैसे आ रहे होते थे तो पैसे देने वाला उसमें से कुछ पैसे रख लेता था, वो विद होल्डिंग या डिडक्शन ऑफ टैक्स होता था। दूसरी तरफ एक ऐसा भी स्कीम या ऐसा मैकेनिज्म था जिसमें हम अपने हाथ से पैसे देते थे और साथ में टैक्स भी देते थे, जिसकी मिसाल थी आपके मोबाइल फोन का जब आप रिचार्ज करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपके बिजली का बिल आता है। नंबर थ्री पे आपका इंटरनेट का बिल। नंबर फोर पे आप गाड़ी का जब नंबर से हम लोग टोकन शोकन लगवाते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो 231 ए से लेके 236 जेड तक के सेक्शन थे। मेरा ख्याल है बातें आपको अजीबोगरीब नहीं लग रही होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने टैक्स को पे करना है और सेकंड पार्टी के एतबार से उसने आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड पार्टी में क्या करना है? टैक्स करना है। तो इसको एक मेरे स्टूडेंट ने उसने कहा सर आप इसको फिर सेलर टैक्स क्यों कहते हैं इसको? अब ये क्यों नहीं करते परचेजर टैक्स? मैंने कहा आप अपने एतबार से परचेज टैक्स कह सकते हैं, लेकिन कानून डील करता है, उसने जिम्मेदारी लगाई है सेल करने वाले की, इसलिए उसने इस कानून का क्या नाम रखा है? सेल्स टैक्स रखा है। क्या नाम रखा है? सेल्स टैक्स। अ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम बायर, ठीक है, फ्रॉम बायर। शाबाश। अब इसी के साथ लगे हाथों एक मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अच्छा, जितनी चीजें बताऊंगा आपने उतनी सोचनी है। इसकी बुनियाद रखते रखते हमें 2 से 3 लेक्चर गुजरेंगे। अच्छा, ये नहीं कि अच्छा ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आपके जब वो मेरे 3 या 4 लेक्चर पूरे हो जाएंगे तो आपका वो जो माइंड है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फर्ज करें कि आप टूथपेस्ट बाय करते, ठीक है। जब आप टूथपेस्ट बाय करते हैं तो टूथपेस्ट की लेट्स सपोज कीमत कितनी है? 100 रुपए, ठीक है। उसके अंदर जीएसटी भी लगा होता है, लेट्स सपोज 18 रुपए है। जब आप बायर के तौर पे जाएंगे तो आप 118 रुपए लेंगे, ठीक है। कितने लेंगे? ये आपकी पेमेंट होगी 118 रुपए की। जो बंदा आपसे पैसे लेगा जो कि सेलर है, वो भी 118 लेगा।
सिर्फ समझने के लिए आप याद रख लीजिए, या समझने के लिए आप ये फर्ज कर लीजिए कि उसने दो काउंटर बनाए हुए हैं। यहाँ पे अब मैं सेलर खड़ा हूँ, टूथपेस्ट बेचता हूँ, मैंने दो काउंटर बनाए हुए हैं। मैंने 118 रुपए लिए। जब 118 रुपए लिए तो मैंने जो 100 रुपए है अपने काउंटर में डाल दिया कि ये मेरे पैसे हैं, सेल के पैसे हैं। और जो दूसरे 18 रुपए हैं वो मैंने दूसरे काउंटर में डाल दिए कि गवर्नमेंट के पैसे हैं। यानी कि ये सेलर जो होता है बेसिकली उसकी जो इनकम बनती है वो कौन सी बनती है, दिस वन, ठीक है। ये उसकी इनकम होगी जो कि इनकम टैक्स रिटर्न में भी रिपोर्ट होती है। वहां पे लिखा हुआ था इनकम एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। क्यों? ये तो उसके पास, ये उसका काम है चौकीदार का, उसका एक काम है आपकी कलेक्टिंग एजेंट का, गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे का, के पैसे ले और गवर्नमेंट को जमा करवा दे। तो यानी कि ये तो फिर गवर्नमेंट की कलेक्शन है, जो कि ले कौन रहा है, मैं ले रहा हूं, बीइंग वो सेलर ऑफ द टूथपेस्ट। ये गवर्नमेंट के काउंटर में पैसे रख दिए। ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का विदहोल्डिंग या कलेक्टिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। शाबाश, बिल्कुल आपने सही कहा। अब सर आप एक चीज समझिए कि ये आपका कलेक्टिंग या विदहोल्डिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल आपने बड़ा खूब कहा है। अब सर आप एक समझिए कि जब आप चीजें बेचते हैं, तो मेरा ये एक ड्रॉर है, ये यहाँ पे टूथपेस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे समझे कि मेरे लिए छोटा सा मेरा वेयर हाउस भी है, यहाँ से मैं स्टॉक निकाल के आपको दे देता हूँ। जब मैं स्टॉक निकाल के देता हूँ तो मेरा स्टॉक क्या हो जाता है सेल करने के ऊपर, ऑन सेल्स माय स्टॉक विल बी आउट। आउट, एक स्टॉक का इन होना और एक स्टॉक का आउट होना। जो स्टॉक का आउट होना है तो इसके ऊपर मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं, क्योंकि आउट तब होता है जब आप आउट, कैसे होता है आउट, होता है इन केस ऑफ सेल्स। यानी कि आप सेल्स करेंगे, स्टॉक क्या होगा, आउट होगा। यानी कि स्टॉक को आउट करते हुए आप जो पैसे कलेक्ट करेंगे, अब इसको हमने सेल्स टैक्स नहीं, टैक्स का कानून इसको टेक्निकली वर्ड, एक टेक्निकल वर्ड यूज करता है, वो कहता है आउटपुट टैक्स। क्या कहता है? स्टॉक आउट हो रहा है, उस पर जो टैक्स आ रहा है उसको क्या बोलना है? अच्छा, ये कोई कानून में ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपने पास से कुछ डिजाइन किया हुआ है समझाने के लिए। आउटपुट टैक्स कहते हैं, यानी कि ये वो टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया। क्या किया है? टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर ऑन सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या एफबीआर कह लो, बट गवर्नमेंट ही सही है। मुझे बताइए कि आउटपुट टैक्स की समझ आई है? ठीक है। यानी कि ये फिर आपको अगर मैं कहूं तो ये मेरा अभी के लिए जितना मैंने बढ़ाया है, ये मेरी लाइबिलिटी होती है, जो मेरे एक छोटे काउंटर में 18 रुपए पड़े हुए हैं। ये मेरी क्या है? इसको मैं फिर चूंकि सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं तो मैं इसको कहूंगा सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। क्या है? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है। एग्रीड? अच्छा नहीं। अब सर एक बात याद रखिए, यहां से मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके जाता हूं आपको, कि आपको ये सामान पड़ा हुआ नजर आ रहा है काउंटर में। एक वक्त वो भी होगा कि मैं किसी के पास जाके ये सामान खरीद के लाया हूंगा, यानी कि मैंने स्टॉक को इन किया होगा अपने वेयर हाउस में। यानी कि मैंने क्या किया होगा, स्टॉक इन किया होगा। स्टॉक इन कब होता है? जब आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं। कानून ने परचेज करने के ऊपर जो, यानी कि स्टॉक इन करने के ऊपर जो टैक्स का रखा, उसका नाम है इनपुट टैक्स। क्या नाम है? इनपुट टैक्स क्या है? जब मैं आया, फर्ज करें कि वो भाई बैंक वाले, इनकी एक दुकान भी है, इनके पास, भाई आपका नाम क्या था? फैजान। फैजान भाई। फैजान भाई के पास मैं गया, मैंने कहा फैजान भाई, वारस भाई, तैयार भाई और तारक भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा फैजान साहब ऐसा कीजिए कि मुझे आप टूथपेस्ट के 100 पैकेट दे दीजिए। फैजान भाई ने, अभी हम उसके अंदर प्रॉफिट शॉफिट वो कम्प्लेक्स नहीं कर रहे अभी फिलहाल के लिए। मैंने कहा फैजान साहब मुझे चाहिए 100 पैकेट, और एक पैकेट फर्ज करिए इन्होंने मुझे दिया 95 रुपए का, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि 5 रुपए मैंने भी तो कमाने हैं ना। इन्होंने मुझे 95 रुपए का दिया। अच्छा, 95 का दिया, और पैकेट कितने हैं? 100। मैंने इनसे खरीदारी की 9,025 रुपए की। इन्होंने कहा भाई रुको, मैं जो हूँ आपसे सेल्स टैक्स भी लूंगा। मैंने कहा आप ले लें। कितना है जी? इन्होंने कहा कि सर इसका टैक्स कितना होगा, 18% होगा। इन्होंने मेरे से जो टोटल पैसे लिए वो इतने ले लिए।
10,650। अब मेरे लिए जो परचेज कॉस्ट बनेगी वो सर ये नहीं है। मेरे लिए जो टैक्स, जो परचेज है इनकम टैक्स के कानून के अकॉर्डिंग वो 9,025 रुपए की है। यानी कि दिस इज माय कॉस्ट, ठीक है। यानी कि जब मैं इनकम टैक्स गोशवारा फाइल करते हुए अपनी परचेज रिकॉर्ड करूंगा तो 9,025 बुक करूंगा। सर ये जो 1624.5 रुपए हैं ये बाढ़ में चले गए? नहीं, बाढ़ में नहीं गए। अच्छा सर फिर कहाँ पे गए? सर दिस इज एडवांस पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स टू गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट के पास जाएगी, लेकिन जाएगी कैसे? वाया या स्लैश थ्रो मिस्टर रिजवान फैजान बैंक वाले, ठीक है। इन्होंने, मिस्टर फैजान साहब ने जो मेरे से पैसे लिए, ये अच्छा ये कैसे होगा, मैं इसको थोड़ी थोड़ी चीजें टेक्निकल भी ऐसा ऐसा तरीके से करता जाऊंगा। ये मैं मेरी जेब से आउट हुए दो पेमेंट। एक मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में बुक कर लिया, क्या चीज? कॉस्ट, ठीक है, परचेजेस। नंबर टू पे मैंने जो सेल्स टैक्स पे किया, ये मेरी सेल्स टैक्स रिटर्न में बुक करनी है। कैसे होनी है वो मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा तामल। ये जो पैसे हैं ये मेरा गवर्नमेंट की तरफ एक एडवांस है। सर क्या गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए वापस मिलेंगे? सर आपको क्या हो गया? नहीं सर, आप टेक्निकली सोचिए। मैं जब चीजें खरीद के लाया हूं, ये ला के रखी हैं सारी, तो मैं पैसे दे के आया हूं गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन दे के किसको? फैजान साहब को गवर्नमेंट को जमा करवा देना। दूसरी तरफ मैंने जब ये चीजें लोगों को बेचनी है तो मैं लोगों से कलेक्ट करके जब मैं अपने गले में रखूंगा, अब मैं छोटे गले से उठा के अपने बड़े गले में रख लूंगा। क्यों? मैं कहूंगा 1625 रुपए गवर्नमेंट के पास मेरा एडवांस है, उसमें से इतने पैसे 18 रुपए एक टूथपेस्ट बेची है, तो मेरे समझो कि फिर एडवांस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से 18 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब वाले साहब गवर्नमेंट के पास जो मेरा एडवांस रह जाएगा वो 1606 रुपए रह जाएगा। यानी कि फिर जो आपका एडवांस है, जिसको एडवांस को हमने एक टेक्निकल नाम दिया था, किसका? हमने किसका नाम दिया था जी? हाँ जी, इनपुट टैक्स, ठीक है। उसका खानदानी दोस्त का नाम है। इनपुट जो टैक्स है ये मेरा सेल करने के साथ साथ, ये जो मैं इसको वो कर रहा हूँ ना कि इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, इसके लिए एक टेक्निकल लफ्ज है एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। क्या नाम है? एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है? यानी कि आपने जो आउटपुट कलेक्ट किया उसमें से आपका जो इनपुट गया हुआ था उसको क्या करना? इनपुट टैक्स पेड, उसको माइनस करना। ये जो दोनों का फर्क होता है बेसिकली, यही आपकी सेल टैक्स लायबिलिटी होती है। अभी इतना, अभी के लिए इतना, ठीक है। आगे मजीद इसको और कम्प्लेक्स ऐसा ऐसा करते हैं जी। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझिए, मैं मिसाल लेता हूँ। फजान भाई चोर है नहीं, फर्ज कर लो चोर है, ठीक है। मिसाल है ना, अज्यूम कर लें, फर्ज किया आप हमारे होते, उसी तरह फर्ज किया आप चोर होते। आपने टैक्स मुझसे लिया, टैक्स मुझसे, बाकी इससे पहले एक और बात बताता हूँ। अच्छा अब एक बात याद रखिए, मेरी कोशिश क्या होगी एक टैक्स चोरी की, कि मैं आपको सेल करूं, सेल्स टैक्स भी ले लूं और गवर्नमेंट को बताऊं भी ना, अपनी जेब में डाल लूं, जो कि बड़े रेस्टोरेंट बड़ी सारी दुकानें करती हैं। यानी कि नहीं नहीं, अभी अभी उस पर ना जाए। यानी कि नॉट रिपोर्टिंग सेल्स, या आप इसको कह लें कि अंडर डिक्लेयर्ड सेल्स, लेस डिक्लेयर्ड सेल्स। मैं सही कह रहा हूं? यानी कि मैं अपनी सेल्स लिखूं ही ना, पता है क्यों? अच्छा एक बात समझिए, जो मैं टैक्स लेता हूं उसमें से अगर इनपुट पे किया हो, फर्ज करो पे किया हो, तो वो माइनस हो जाता है। अगर आपका इनपुट टैक्स पे हुआ फिर तो मसले वाली बात नहीं, फिर भी एक मसला आएगा, वो आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा लेकिन अगर फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि मैंने आउटपुट वो लिया ही नहीं है, यानी कि सेल की नहीं है, लिखता ही नहीं हूँ,
तो जो मैंने दिया हुआ है तो गवर्नमेंट पास मेरा एडवांस ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लोग जो सेल जानबूझ के सिस्टम में नहीं डालेंगे, तो अगर ये बंदा अपने सिस्टम में सेल नहीं लिखेगा तो मेरे कंप्यूटर में मेरी परचेज शो ही नहीं होगी। अच्छा, इसका कंप्यूटर का मैकेनिज्म ऐसा है सेल्स टैक्स में कि बंदा अपने कंप्यूटर पे मेरा सीएनसी नंबर लिखेगा। कहाँ पे लिखना है डिस्कस करूंगा। ये अपने कंप्यूटर में लिखेगा बशार सेल्स टू बशार साहब, ऐसे नहीं लिखेगा। एक एक टेम्पलेट होगा, वहां पे मेरा नाम लिखेगा, वहां पे मेरा सीएनसी नंबर लिखेगा। मैं चलो लगे हाथों उस टेम्पलेट को भी आपको दिखाए चलता हूँ। हम चलते हैं आयरस पे, ठीक है, कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपका, बल्कि इसको भी छोड़ें, लॉग इन करते हैं, छोड़ेंगे इसको। 3 6 7, आपने लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन करते हैं ना, अभी बस मैं वो टेम्पलेट दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे फैजान साहब जो कि टेक्स्ट स्टोरी का प्लान कर रहे हैं, वो जहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखेंगे, वैसे इनको कहाँ पे इसका मतलब लिखना चाहिए। हम चलते हैं ये सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मुझे आपने 3 क्लासेस कम से कम देनी है, जब तक मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से सेल्स टैक्स के कंसेप्ट क्लियर हैं, फिर प्रैक्टिकल पे लाऊंगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी बताऊंगा। अभी आपने समझना है बस। यहाँ पे आपका आ रहा है, किसी ने मनूस है, इन्होंने गंदा कर दिया, फिर इतना वाजह आता था, डाउनलोड इनवाइस टेम्पलेट, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा खासा विजिबल था। हाँ जी, डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है सेल्स टैक्स इनवाइस टेम्पलेट, ठीक है। इनवाइस को पढ़ेंगे, क्लिक किया तो ये एक अंकल डाउनलोड हो गए। ये जो ऐसे हैं इनको खोलते हैं। ये एक टेम्पलेट है जहाँ पे फैजान साहब यानी कि जो सेलर हैं, एनी पर्सन, वो अपनी जितने लोग को सेल किया होता है वो अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि फलाने फलाने एंड फलाने बंदे को सेल की। अच्छा, ये टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताता चलूं कि ये जो टेम्पलेट है इसको इनेबल करता हूँ, इसके अंदर लिखा नहीं जाएगा। इसको कैसे सेट करना बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है कि भाईजान क्या हुआ हुआ है, मैक्रोज ब्लॉक टू। मैक्रोज क्या होते हैं अगेन, फिर वो नहीं समझाता, लेकिन इसको अनब्लॉक कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है। ये समझो कि एक उन्होंने टेम्पलेट बना के दिया, उसके फंक्शन तभी काम करेंगे अगर आप मैक्रो इनेबल करेंगे। ये डाउनलोड जो की, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब गए तो हमने इसकी यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट की लगाऊंगा, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या किया। यहाँ पे जाके आपने इसको करते हैं ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज, क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका आ रहा है ये अनब्लॉक, ठीक है। अप्लाई एंड ओके। अब इसको दोबारा ओपन कर दो। जब ओपन किया, ठीक है, अब आप देखिए कि वो जो आ रहा था ना, अब वो हट गया, ठीक है। अभी वो हट गई चीज, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इनेबल एडिटिंग आए तो आपने इनेबल कर देना। अब इसके अंदर फैजान साहब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा सीएनसी नंबर लिखेंगे, ठीक है, या मेरा एनटीएन नंबर लिखेंगे जिस बंदे को ये सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस बंदे का जो एफबीआर का नाम है वो यहाँ पे बताएंगे कि ये बंदा जो ले रहा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बाद में आऊंगा कि ये वो जो खरीदने वाला है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स के कानून में। अब ये चीजें ओरिजिनेट कहाँ पे हो रही हैं, फैजान साहब कहाँ पे बैठते हैं, ये चीजें बेच कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब सेल टैक्स इनवाइस अभी समझे कि ये कहना है कि मैं इनवाइस इशू कर रहा हूँ, ठीक है। इनवाइस के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहे। सेल टैक्स विद होल्डिंग, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी कुछ होते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। इनकी इनवाइस का नंबर है, इन्होंने कहा इनवाइस नंबर 1 2 3 574 और ये वो, ठीक है, ये वो है। उसके बाद किस दिन इन्होंने सेल की, फिर इन्होंने चीजें क्या बेची। चीजें बेचने के लिए एक है HS कोड, क्या होता है HS कोड की, अगर हम बात करें ऊपर क्या लिखा हुआ है HS कोड डिस्क्रिप्शन। मैं इसके लिए आपको हमारे जो पुराने अंकल हैं उनके पास लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आपके साथ खोलता हूँ HS कोड, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स, ठीक है। आ यूनिक आइडेंटिफायर टू क्लासीफाई द एग्जैक्ट टाइप ऑफ गुड्स बाय यू आर शिपिंग। आप समझिए, हमारे यहाँ हो सकता है प्याज को हम लोग प्याज कहें,
या कुछ और नाम दें, ठीक है, व्हाट्सएवर, ठीक है, अंग्रेजी में, उर्दू में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो एक जो जर्मन कंपनी है उसका नाम ही कुछ और उसने रखा हो। जैसे आप सोचते, आपको पता है कि हाँ, एक बंदा झूठ बोलता है, एक बंदा लाई बोलता है, कूड़ बोलता है, वो कितने, वो एक बंदे को पता ही नहीं कि यार अच्छा कूड़ क्या होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोलते हो, तो मैं वो ज्यादा पंजाबी, ठोस पंजाबी वाला, तू कूड़ मार रहा है, पता नहीं कूड़ की है, ठीक है। अब मैं चीजें बाहर बेचना चाहता हूँ, अच्छा बाहर बेचना चाहता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ मैं आपको प्याज बेच रहा हूँ। ये प्याज क्या होता है, ठीक है, मैं कहूँगा ओनियन बेचना चाहता हूँ। एक कंट्री है वो डच कंपनी है, वो ओनियन भी नहीं जानते, वो कुछ और जानते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप उसका वो गूगल ट्रांसलेटर लगा लगो के चेक कर लें। दूसरा, फिर आपकी पता नहीं कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को इकट्ठा करके उन्होंने एक लिस्ट डिजाइन की। उन्होंने कहा कि हम चीजों के नाम से नहीं बुलाएंगे। जब कोड नंबर फर्ज करे 1 बोला जाएगा तो सारी कंट्रीज में 1 का मतलब ये होगा। अच्छा नमक है, तो आप इंडिया में भी वो नमक अगर हमने सप्लाई करना, तो हम कहेंगे हम आपको HS कोड की जो प्रोडक्ट 1 है वो बेच रहे हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में फिर HS कोड की उन्होंने एक यूनिक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब उसमें जब आप FBR में भी रिपोर्टिंग करते हैं तो उसी को ही फॉलो किया जाता है, HS कोड डिस्क्रिप्शन। यहाँ जो HS कोड है 7206A, ठीक है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें चीजें कौन सी आती हैं, ये इसको मैं आल्ट अपने कंप्यूटर पे आल्ट ALT वाला, और नीचे जो पे डाउन वाला बटन होता है जिसके नीचे तीर लगा होता है, ठीक है। बाद में ये भी होता है, वकील कहते हैं मैंने क्या कह रहे थे, ठीक है। वहां पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट खुल जाती है जो आपकी HS कोड की लिस्ट है। आपकी जो प्रोडक्ट है आपने यहाँ से ढूंढनी है, ठीक है। अभी एक और तरीका है, पोर्टल से भी ढूंढनी है, आपको बाद में बताऊंगा। आपको नॉर्मली जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक बिजनेस की एक प्रोडक्ट होंगी या 2 होंगी या किसी की 10 होंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको ये पूरी HS कोड की लिस्ट याद हो। आपको अपनी रेलिवेंट प्रोडक्ट को एक को ढूंढना है कि आप बेच क्या रहे हैं, ठीक है। ये फैजान साहब अपने पास अपनी इनवाइस रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा फिर ये सेल टाइप क्या है, सेल टाइप को भी बाद में डिस्कस करेंगे, काफी सारे टाइप्स होती हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा फिर रेट क्या है, फिर चीजें बेची कितनी जा रही हैं, फिर मेजरमेंट क्या है, UM क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वो केजी में है, वो जनाब वाला आपके स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर फीट में है, वो आपके यूनिट्स में है, वो नंबरिंग में है। यानी कि फर्ज करें कि अगर आप बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं बेच रहा हूँ बिजली, तो किलोवाट आवर्स में होगी, ठीक है। अगर मैं बेच रहा हूँ दूध बेच रहा हूँ, फर्ज करें तो वो केजी में होगा या लीटर्स में होगा, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। पाउंड, पेर, फलाना फलाना फलाना, ये भी हमने चूज करना होता है। अच्छा फिर ये चीज सेल टैक्स लगने से पहले की कितने की है, जो 100 रुपये हमने कहा, उसमें सेल्स टैक्स कितना है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना है, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स को बाद में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से करके ये अपनी ये सारी चीजें जितने लोगों को सेल करेगा ये रिकॉर्ड करेगा। आप फैजान साहब निकले चोर, ठीक है। फैजान साहब ने उसमें चीजें में लिखी नहीं। जब ये अपने कंप्यूटर में अपनी सेल नहीं लिखेंगे तो मेरे कंप्यूटर में परचेज नहीं आएंगे। अच्छा पहले नंबर पे ये बताऊं कि मुझे परचेज से क्या फायदा है। अगर मैं और आप एक ही जैसे लोग हैं, एक जैसे लोग से मुराद है एंड कंज्यूमर है, क्या है, एंड कंज्यूमर है, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट, ये रिपोर्ट करें या ना करें। लेकिन असूली तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि ये रिपोर्ट हो ताकि मेरे से लिया हुआ सेल टैक्स गवर्नमेंट के पास जाए। लेकिन अगर ये एंड कंज्यूमर मैं नहीं हूं तो फिर मेरा एक नुकसान होगा, पता क्या नुकसान होगा। जब मैंने कहा था कि ये फजान साहब अगर अपने कंप्यूटर में रिपोर्ट नहीं करेंगे 1624 रुपए, तो ये जो मैंने माइनस किया था ना, 18 रुपए आए हुए थे उसमें से वो दूसरे माइनस कर, मैं माइनस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं माइनस ही नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब है, मैं एक मिसाल देता हूं। मेरे पास एक काउंटर है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो आप मेरे काउंटर पे आके पैसे रख देते हैं, मैंने कहीं खर्चे करने थे, उस काउंटर से उठा के खर्चे कर लेता हूँ। आप उस काउंटर में पैसे रखने नहीं आते तो मैं खर्चे कहाँ से करूंगा, नहीं कर सकता। यानी कि जब वो एक बंदा, इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको करके, ये जब अपने कंप्यूटर में अपनी सेल बुक नहीं करेंगे, इनकी सेल है तो मेरी परचेज है, तो मेरी परचेज जो है प्रैक्टिकली इन स्टॉक, उस पे ऊपर इनपुट टैक्स है, तो मुझे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले भाई समझ आ रही है। भाईजान ज्यादा ठंड लगी बिस्तर में, ये ना हो कि एंड पे वो पता चले कि अकेले बैठ के क्लास ले रहे हैं अंदर ही, और ऊपर से सो गए हैं। घर वाले कहें बिस्तर से रोशनी आ रही है। नहीं सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। जी आ रही है। चलो इमरान भाई थोड़ी सी बोरियत दूर करते हैं। इमरान भाई अपना वो वीडियो कैमरा और ऑडियो कैमरा दोनों खोले ना,
हम चाहते हैं कि हम देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अपना शहर बताएं, अपना तारुफ करवाएं, ठीक है। ये कोर्स क्यों लेने आए हैं वो बताएं थोड़ा सा, ताकि क्लास में एनर्जी डालें। ट्राई करता हूँ कि ये कैसे खुलेगा। इसके ऊपर ना एक वो कैमरा बना होगा, ऊपर वीडियो लिखा होगा। एक मिनट में देखता हूँ सर। चलो तब तक शायद रशीद साहब से हम देखते हैं, शायद रशीद गौर साहब से। बस 2 मिनट का 3 मिनट का तारुफ करवाना, हमने एक बंदे का लिया करने, मैंने ये सोच लिया। शायद रशीद गौर साहब नहीं बैठे हुए तो हम क्लास से निकाल देते हैं इनको, और बैठे हुए तब तारुफ करवाएं। शायद भाई आपका वेट कर रहे हैं हम लोग। कामरान मंजूर लेफ्ट कर गए। मुझे आइडिया नहीं हो रहा सर कि ये कहाँ से वीडियो ऑन होगी। कहाँ से वीडियो ऑन होगी? मेरी ए, वीडियो जो है। यहाँ पे आपके सामने ऑडियो जहाँ से ऑन किया उसके साथ वीडियो ऑन होती है, उसके साथ ही ऊपर लिखा होगा वीडियो। सर इस पे लिखा हुआ है योर वीडियो स्टॉप्ड। स्टार्ट वीडियो करो। 1 मिनट यहाँ पे, वो कल की क्लास में ना मैंने कुछ लोगों से तारफ लिया। आस्क टू स्टार्ट वीडियो, चले जी करें, अब ऑन करें। हाँ, अब वो खोले जी, माइक खोलें, अब माइक खोलें। जी सर। आप बताएं जी इमरान भाई, आपका तो मुझे तो खैर पता है, बाकी हमारे जो साहबान हैं। अच्छा, शायद साहब से फिर लेते हैं। आप अपना फिर बताएं जी, आप क्यों कोर्स लेने आए, कहाँ से हैं, ठीक है। और कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो इसलिए कि बाकी सारे साहबान भी आपको जान सके आप करते क्या हैं, किस बंदे की सर कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। मैं इधर इस्लामाबाद में ही होता हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। और मुझे बस ये टैक्स के मामले में ही मुझे कोर्स करना था कि ताकि मैं टैक्स के मामलात अपने खुद देख सकूँ। तो सर किस महकमे में होते हैं वो तो थोड़ा बताएं। मेरा अपना अपना बिजनेस है, हमारा जनरल सप्लाईज है हमारी। अच्छा अच्छा, तो किस चीज़ का बिजनेस है? इधर बिलियन में सर मेरा ऑफिस है। नहीं, करते क्या है? सर गवर्नमेंट ऑर्डर जनरल ऑर्डर सप्लाईज हैं। जनरल अच्छा ऑर्डर सप्लायर। अच्छा, जनरल ऑर्डर सप्लायर है। तो क्या कहते हैं, किन किन महकमों के साथ डील कर रहे हैं? सर काफ़ी सारे महकमों के साथ कर रहे हैं, मसलन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में कर रहे हैं, कश्मीर अफेयर्स में कर रहे हैं, इंटीरियर में कर रहे हैं, पीएम सेक्रेटेरिएट में कर रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे सर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो अभी तक जो आपने चीजें सीखी हैं, कोई आपको लगा है कि कुछ चीजें फायदे वाली हुई हैं? जी सर बिल्कुल फ़ायदे वाली हुई हैं। मैं इनकम टैक्स के मामलात में काफ़ी सारा मैंने सीख लिया है। तो बस अभी कुछ प्रैक्टिस करूंगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। चलें, जबरदस्त हो गया। चलें जी, ये हमारे इमरान साहब हैं, ठीक है, माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन फिजिकल आते थे, तो फिर इन्होंने कहा टाइम बचाते हैं, घर से क्लास ले लेते हैं। और जो उससे भी अच्छी बात है कि ये ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कहीं भी अकेले बैठ के क्लास ले रहे हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है। असल यही क्लास की एक रूह होती है। जैसे अभी शायद साहब कहीं बाजार में घूम रहे थे, शायद साहब से उनकी राय लेते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लास को क्लास नहीं समझेंगे ना, तो आपको नहीं गेन होगा, ठीक है। क्लास का मतलब तैर साहब जो है अपना कहाँ से आ रहे थे, जो कि दूसरे शहर गए हुए थे, सारी एक्टिविटी छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ठीक हो गई जी इमरान भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, म्यूट कर दिया आपने। थैंक यू इमरान भाई। जी शायद साहब, शायद भाई क्लास में आपके कुछ दोस्त हैं जो आपको देखना चाह रहे हैं। चलें आज, चलो इमरान साहब को हो गया, अगली दफा शायद साहब जो है ना बाजार नहीं निकलेंगे दोबारा से। सर हमने कहा जो सेल्स टैक्स है ना, ये एक ऐसा टैक्स है जो कलेक्ट किया जाएगा बाय सेलर। इसको पे करने वाला कौन होगा? बायर होगा, ठीक है। बायर के लिए अगर वो एंड कंज्यूमर ना हो तो उसको इसका फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का। किसका? इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट टैक्स क्या होती है? यानी कि जो आपने कलेक्ट किया टैक्स, उसमें से जो आपने पे किया हुआ है वो माइनस कर, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इसमें जब हम किसी को चीज सेल करेंगे, जो हम टैक्स लेंगे वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स होगा।
और वो पैसे हमारे पास गवर्नमेंट के, समझे कि एक सॉर्ट ऑफ एडवांस आ जाता है अगर हमारा इनपुट टैक्स ना हो तो। वो गवर्नमेंट के पैसे हैं। मैं बड़े सारे लोग को जानता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था और है भी, वो पता क्या कहता था, सर जी यही तो मेरा प्रॉफिट होता है। जो आप कहते हैं, यकीन करें, ज्यादा नहीं है, पिछले प्लाजे में उसका ऑफिस है, ठीक है, तो नाम नहीं लेते, ठीक है ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बड़ा वो मुअद्दब वाला भी है, कोई भी काम होता है मैं उसको फोन करता हूँ तो दौड़ा हुआ आता है, ठीक है। लेकिन कहता सर जी ये पैसे ना बचाऊं तो फिर मैं खाऊंगा क्या, ठीक है। और वो भी जनरल ऑर्डर सप्लाई एरिया, ठीक है। तो ये वाला जो टैक्स है, फिर उसको मैंने कुछ स्कीम्स को बताएंगे क्या आप करें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पैसे गवर्नमेंट के पैसे हैं। हाँ जी, वो फिर मैंने बताया क्या क्या करना है। ये पैसे आपके पैसे नहीं होते, गवर्नमेंट के पैसे होते हैं। जो आप पे करके आ रहे होते हैं वो इनपुट रिफंड जो है वो हो सकता है, लेकिन उसकी भी स्कीमें हैं, वो भी बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, देना दलाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब आउटपुट टैक्स क्या है, जब आप सेल करके टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। जब आप चीज खरीद के आते हैं, जो टैक्स पे करके आते हैं, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि आपने अगर किसी को सेल टैक्स पे किया और उसने जमा नहीं करवाया, तो क्या करेगा, वो अपनी सेल्स को डिक्लेयर ही नहीं करेगा, या अपनी रिटर्न ही वो नल की फाइल कर देगा, आपसे टैक्स लेके खा जाएगा, ठीक है। और आपको तकलीफ उस वक्त होगी जब आप क्या करेंगे, आप इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेने आएंगे तो आपके कंप्यूटर पे इनपुट आ ही नहीं रहा होगा। इसकी एक मिसाल और है सादा लफ्जों में समझाने के लिए। MIS, MIS में जब आप किसी बंदे को टैक्स पे करते हो, वो जमा करवा देता है तो MIS में आ जाता है। और अगला बंदा जमा ना करवाए तो नहीं आता। और एक ना आने की एक और वजह भी होती है, वो क्या होती है कि अगर वो बंदा जमा करवाने वाला नलायक भांडा हो, वो 7-8 लोग का टैक्स जमा करवाने के लिए वो मिसलिनियस का चालान बना के जमा करवा दे। हाँ जी, इनके रिकॉर्ड में है जी, मैंने टैक्स इतना लिया और यार ये शरीफ आदमी है, आप उनको कहना कि इन्होंने किया तारक भाई मेरे को ये वो क्या करते हैं, मैं आपको दिखा वो मसलिनियस करके जब जमा करवा देते हैं, तो जो जमा करवाने वाला होता है उसके पास तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन जिन लोगों का बेचारों का जमा हुआ होता है उनके MIS में नहीं आता, ठीक है। फिर वो पता क्या करते हैं, उस अदारे को लिखते हैं यार हमें टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दो। वो लेके तो वो अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देते हैं और उसका एविडेंस साथ अटैच कर देते हैं, ये अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। आई बिलीव आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहां पे समझो कि आपके MIS में वो चीज अपीयर नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। सर क्या हर बंदे को तकलीफ होती है, बल्कि एक और चीज समझते हैं। आपका ये जो कानून कहते हैं वो कहते हैं आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स। तो जो जवाब आता है वो कहता है सेल्स टैक्स पेबल आता है। क्या आता है, सेल्स टैक्स पेबल। अगर आपने आउटपुट, पहले मैंने मिसाल दी थी कि आपने 18 कलेक्ट किया, लेकिन आप ये पॉजिटिव आपके पास आ चुका है, आप जमा करवा के आ चुके थे 1625 रुपया, लेट्स सपोज ऊपर फिगर और भी है तो आप ये ज्यूम कर लो। तो मेरे तो पैसे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पड़े हुए हैं, कितने, 1600। इसको मैं कहता हूं कि ये पैसे आपके एक तरफ से इनकम टैक्स के एतबार से देखे तो हम इसको कहते हैं रिफंडेबल इनकम टैक्स की, जब हम बात करें रिफंडेबल इनकम टैक्स। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो फिगर है ये कभी भी आपको रिफंड नहीं होनी। इसको हम अगले महीने में जाके इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएगी, CF, कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे ये फिगर क्या हो जाएगी, सर कैन वी क्लेम एनी इनपुट सेल्स टैक्स और एवरी पर्सन क्लेम। नहीं जी, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम, ठीक है। इसको हम अभी कुछ चीजें मैंने आपको कहा कि बाकी हैं, तो थोड़ा सा बस टाइम आप देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगले महीने में जो आउटपुट टैक्स आएगा, जो अगले महीने में फर्ज करे कि आउटपुट टैक्स आया, सिर्फ इसको नीचे ही कर लेते हैं। ये आपका इसकी रिटर्न फाइल होती है मंथली। क्या होती है, मंथली। तो ये मंथ कौन सा था, फर्ज करें कि ये था मंथली, और ये मैं कहता हूँ नवंबर 2024 की रिटर्न हमने फाइल की, ठीक है। फिर अगला मंथ आ गया, अगले मंथ में हमने क्या किया, इसमें दिसंबर 2024 की रिटर्न फाइल की।
अब इसमें हमारे पास लेट्स सपोज कि बाकी मैंने चीजें बेची, मेरे पास लेट्स सपोज कि आपका इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, फर्ज करें 1800 रुपए। कितना आ गया? इतना बनता है नहीं बनता आप समझ लें। एक दफा मैंने इनपुट टैक्स यानी कि टैक्स कितना कलेक्ट कर लिया है? 1800। और मेरा इनपुट कितना पड़ा हुआ है? 1625 रुपए का। अब ये सेल्स टैक्स पेबल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सेल्स टैक्स पेबल हो जाएगा। इसमें वो फिगर नहीं, उन फिगर्स के ऊपर जो टैक्स की बात हम कर रहे होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये 1800 कैसे बना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 18% है, 0.18। मैंने सेल की होगी 10,000 की, उसके ऊपर मेरा 1800 रुपया टैक्स मैंने लोगों से कलेक्ट किया होगा। और मैंने एक्चुअल में लोगों से लिए कितने होंगे? 11,800 रुपया लिए होंगे। इसको कानून कहता है एक्स वैल्यू। क्या कहता है? एक्स वैल्यू। इसको कहता है सेल्स टैक्स, और इसको कहता है इंक्लूसिव वैल्यू। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक्स वैल्यू, सेल्स टैक्स, और दोनों को मिला दें तो क्या बन जाती है आपकी? सेल्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, इसको मैं फिर आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। इसके लिए फिर आपका कंसेप्ट आता है सेल्स टैक्स इनवाइस का। आपने किसी भी बंदे को सेल करनी है तो आपने क्या करना है? यू विल इशू सेल्स टैक्स इनवाइस। आपने किसी भी बंदे को सेल करनी है तो आपने सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करना है। क्या करना है? सेलर ने सेल्स टैक्स इनवाइस को इशू करना है। गिव मी अ सेकंड, मैं सेल्स टैक्स इनवाइस को देख लूं। मिल गई। मैंने आपको जो कानून के साथ कंपैरिजन करके बताना था, जिसकी वजह से मैंने अपना मोबाइल से इनवाइस को अपने आप को ईमेल किया। ठीक है, यानी कि जो भी सेलर होगा वो क्या करेगा? यानी कि ये सेलर की बात होगी है। सेलर क्या करेगा? सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करेगा। इसका मतलब ये है कि सर इनवाइस की फिर आगे कुछ टाइप्स हो सकती हैं। इनवाइस की टाइप्स हो सकती हैं। इनवाइस की टाइप को एक को कहते हैं कमर्शियल इनवाइस। क्या कहते हैं? कमर्शियल इनवाइस। और एक क्या होती है? सेल्स टैक्स इनवाइस। जो भी रजिस्टर्ड बंदा होगा वो कमर्शियल इनवाइस कानूनी तौर पे इशू नहीं कर सकता। वो कौन सी इनवाइस इशू करेगा? लेकिन मार्केट में बैठे हुए लोग अंदर खाते कमर्शियल इनवाइस जारी करते हैं, और कुछ लोगों के साथ वो सेल्स टैक्स इनवाइस जारी करते हैं। सेल्स टैक्स इनवाइस का मतलब ये है कि आपने सेल्स टैक्स लेना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। अच्छा, क्या हर वक्त मैंने सेल्स टैक्स इनवाइस जारी करनी है? नहीं। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू सेल्स टैक्स इनवाइस। अदर देन कोई बंदा सेल टैक्स इनवाइस जारी नहीं कर सकता। ठीक है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, अभी मैं आपको घुमाऊं फिराऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें अगर हम डिस्कशन करें तो हम चलते हैं सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। कहाँ पे? सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। टैक्स इनवाइस। आर रजिस्टर्ड पर्सन व्हाइल मेकिंग सप्लाई। टैक्स के कानून में सेल्स को सप्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्लाई। आर रजिस्टर्ड पर्सन व्हाइल मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। लो जी, एक और अजाब आ गया।
सप्लाई भी, जो सेल्स भी है, वो एक तरह की नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई। कौन सा सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, इसको भी देखते हैं। शैल इशू आ सीरियली नंबर टैक्स इनवाइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखिए कि यहाँ पे सर्विस की बात नहीं हुई। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्स टैक्स इनवाइस इशू की जाती है नंबर 1 पे, इसकी अगर हम बात करें तो ये सप्लाई हो, और सप्लाई कौन सी वाली हो? टैक्सेबल सप्लाई हो, उस केस में सीरियली नंबर्ड आपकी इनवाइस इशू की जाएगी, लेकिन ओनली इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा जी सर, मैंने आपके लिए कुछ सेल टैक्स इनवाइसेस ओपन की हुई हैं। सबसे पहले कौन सी आ रही है? केएफसी की। इसके अंदर क्या आ रहा है कि क्वांटिटी कितनी है? एक। यूनिट प्राइस कितनी है? और टोटल प्राइस कितनी है? डिस्काउंट कितना है? और अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ कितनी है? और इसके ऊपर सेल टैक्स कितना है? अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ। ये है अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, जो मैं कह रहा था कि एक्स वैल्यू। क्या मैंने कहा था? फिर मैंने कहा था उसके अंदर क्या ऐड होता है? फिर उसके अंदर इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? आपका इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। लेकिन सर ये वाली जो बात आ रही है, ये वाली बात आ रही है सर्विस के केस में। सर ये तो बर्गर तो गुड्स है, बाद में डिस्कस करते हैं गुड्स है या सर्विस है। अभी के लिए ये वैसे है सर्विस की, ये गुड्स में नहीं आता। क्यों नहीं आता बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये फर्ज कर लें कि ये भी गुड्स है। इसमें जो वो था ना कि एक्सक्लूसिव ऑफ वैल्यू, सेल्स टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू, ये किसने बोला है? सर ये टैक्स के कानून ने बोला है। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि इनवाइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें, कहता है नंबर 1, नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर। नेम एड्रेस एंड नेम, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसको ना देखें, आप और देख लें। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। नंबर 2, नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट। कानूनी एतबार से नेम एड्रेस, जब एंड कंज्यूमर होता है तो ये लोग बॉदर नहीं करते। अगर आप एंड कंज्यूमर ना हो, अब एंड कंज्यूमर क्या होता है, इसको सप्लाई चेन को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बायर का भी नेम एड्रेस सर्च लिखे। यहाँ भी याद रखिएगा, जब आप एंड कंज्यूमर होता है, चूंकि एंड कंज्यूमर को इसका फायदा ही नहीं होना, एंड कंज्यूमर के लिए फॉर एंड कंज्यूमर क्या होगा? फॉर एंड कंज्यूमर सेल्स टैक्स विल बी इक्वल टू आपकी कॉस्ट ऑफ द आइटम यू आर बाइंग। जो चीज आप बाय कर रहे हैं, उस चीज की कॉस्ट का हिसाब। जैसे मैंने बर्गर खाया, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा गवर्नमेंट, मैंने सेल टैक्स जमा करा, वो आपकी कीमत का हिस्सा बन जाता है। इसलिए वो लोग बॉदर नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी सर, आगे अगर मैं डिस्कशन करूं, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। अच्छा, बाकी मैं आगे इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इसको हम वन बाय वन ऐसा ऐसा चीजों को ओपन करेंगे वन बाय वन। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ डेट एंड टाइम इन्होंने लिख दिया, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। डेट उसको चाहिए थी, इन्होंने टाइम भी लिख दिया, और अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद सर आपका डेट, अच्छा डिस्क्रिप्शन, वो चीज जो बेची जा रही है, इंक्लूडिंग काउंट, वो कितनी है, ठीक, क्वांटिटी। देन ईयर एंड कंस्ट्रक्शन इनके फलाना फलाना फलाना। ये सादा लफ्जों में कह रहा है कि चीज जो बेची जा रही है वो कितनी बेची जा रही है, उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखें क्वांटिटी कितनी? एक।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। वैल्यू जो आपकी आ रही है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स की आ रही है आपकी 1097, ठीक है। वैल्यू एक्सक्लूसिव, उसका अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितना 197, पॉइंट ऑफ सेल को छोड़ दे फिलहाल। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसका सर मतलब ये हुआ कि आपकी इनवाइस सेल टैक्स के अकॉर्डिंग तैयार होती है, कानून के अकॉर्डिंग, और ये सीरियल नंबर होगी, ठीक है। बल्कि यहाँ पे इन्होंने ये है, ये अगली इनवाइस इशू होगी तो एक नंबर आगे जाएगा, अगली होगी तो एक और आगे जाएगा। और ये इनवाइस उर्दू में भी हो सकती है और ये अंग्रेजी में भी हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील, कानून इस बात की इजाजत देता है, ठीक है। यानी कि अब हमें पता चल गया कि एक सेल्स टैक्स इनवाइस सेलर जारी करेगा और उस इनवाइस के पार्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग, वो जो पहले हमने टेम्पलेट देखा था, उस टेम्पलेट के अंदर डाटा फिल किया जाएगा। फिल करना बताएंगे, करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी चीज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सर अगर आपके साथ मैं डिस्कशन करूं, वो ये है कि उसने कहा था टैक्सेबल गुड्स। उसने क्या बोला, टैक्सेबल गुड्स बोला। गुड्स की अगर मैं बात करूं, गुड्स की, तो कौन सी गुड्स जी, टैक्सेबल। इसका मतलब ये है कि इन गुड्स की कुछ और नस्लें भी हैं, उन नस्लों को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए आपकी जो गुड्स हैं, क्या चीज है, गुड्स जो हैं, पूरा कानूनी गुड्स के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। मैं उस डेफिनेशन के ऊपर डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ। गुड्स कहते किसे हैं, सेक्शन 2, उसका आगे सब सेक्शन 12। गुड्स इंक्लूड, ये आपकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स, ठीक है। वैसे तैर साहब आप, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर चीज जो घूम फिर सकती है, ठीक है, वो क्या है, आपकी गुड्स है। अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताता, वरना मैं इस इन चीजों के ऊपर पूरा एक लेक्चर लगा सकता हूँ। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, सिर्फ समझने के लिए कि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ सिर्फ एक, गाड़ी की आपने फर्ज करे कि इंश्योरेंस करवाई हुई है, क्या करवाई हुई है, इंश्योरेंस करवाई हुई है। गाड़ी आपकी चोरी होगी तो आपको इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे, अदरवाइज पैसे नहीं देंगे। अच्छा, मेरी गाड़ी चोरी हो जाए, मैं इंश्योरेंस वालों से पैसे लूं, मैं कहूँ इतने की गाड़ी प्लस इतना सेल्स टैक्स, ये सेल नहीं है, ये मेरी कि यानी कि किसी एक्शन पे डिपेंडेंट है ये पैसे। जब आपको ये एक एग्जांपल दिया, मल्टीपल एग्जांपल जिसकी मैं बना सकता हूँ लेकिन नहीं बना रहा, ठीक है, अभी के लिए। स्टेट बैंक इशू जारी, मनी जारी करे, पैसे जारी करे, वो मनी, उसके ऊपर कहे कि इतने का आप नोट ले रहे हैं, इतना सेल टैक्स भी लगेगा। तो ये उसने बेसिकली गुड्स की डेफिनेशन से ये वो चीजें निकाली हैं जिनके ऊपर कोई बंदा इन चीजों का सेलर हो तो वो सेल टैक्स को कलेक्ट ना करे, ठीक है, उन चीजों को कलेक्ट ना करे, ठीक है। यानी कि इसमें फिर अब अभी हमने आगे चल के सर्विसेज को भी समझना है। जो चीजें गुड्स में नहीं आती वो किस में आएंगी, सर्विसेज में आएंगी। आपके लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, आपके होटल्स, मोटल्स और फलानी चीजें, उसको हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि अच्छा सर्विसेज में क्या चीजें आती हैं। तो अब इनके ऊपर जब गुड्स होंगी तो इसकी आगे नस्लों की बात करते हैं, इसकी आगे काइंड्स या अकसाम की बात करते हैं। सर हम यहाँ पे गए, गुड्स के लिए, गुड्स जो आपकी हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन सी, एक उसने क्या कहा, टैक्सेबल, और दूसरी गुड्स हम बात करेंगे एग्जेम्प्ट। कौन सी, एग्जेम्प्ट। सर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट की अगर हम बात करें तो इसको, ये अगर आप लोग को समझ आ गया ना तो काफी हद तक कानून आपके लिए आसान हो जाएगा। चीजें अभी हमने पढ़नी है इन डेप्थ है कि मैं कहता हूँ मैं 3 महीने का भी सिर्फ इस कोर्स के लिए हम 3 महीने का कोर्स प्लान कर, इतना इन डेप्थ। लेकिन अभी ये आप समझ लें तो आपकी लॉ की कुछ हद तक ग्रिपिंग आपकी हो जाती है। टैक्सेबल का क्या मतलब है, यानी कि अ पर्सन हु इज सेलिंग टैक्सेबल गुड्स मस्ट कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्या चीज कलेक्ट करेगा,
सेल्स टैक्स। वो क्या करेगा, सेल्स टैक्स को कलेक्ट करेगा कौन बंदा, जो बंदा क्या करेगा, आपकी चीजों को बेचेगा। कौन सी चीजों को, टैक्सेबल को। अभी टैक्सेबल चीजों की आगे और किस्में भी हैं, उसको देखते हैं फिर, ठीक है। और इसके साथ सर आपकी कुछ चीजें आती हैं किसमें, एग्जाम्प्ट में। किसमें आती हैं, एग्जाम्प्ट में आती हैं। अगर सर मैं एग्जाम्प्ट की बात करूं तो बहुत ही सादा है, दोज विच आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है, आर एग्जाम्प्ट, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम्प्ट होगा तो फिर क्या होगा, यानी कि सेलर विल नॉट कलेक्ट सेल्स टैक्स, सेलर विल नॉट कलेक्ट सेल्स टैक्स। बहुत आसान है, ठीक है। सर इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देखना चाहें तो आपके लिए वो कहता है कि कौन सी चीजें आपकी एग्जाम्प्ट होती हैं। उसने कहा कौन सी, वो चीजें जो कहां पे जिनका जिक्र किया गया है, सिक्स शेड्यूल में जिक्र किया गया है। वारिस साहब, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सिक्स शेड्यूल होगा ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सिक्स शेड्यूल ऐसे ही है ना। कानून कौन सा पढ़े हमारे साहब मेरा काम तो कंफ्यूज कर रहे हैं क्या सोच रहे थे आप जेल में किन के पास थे सिक्स शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अभी इस पे हम जा नहीं रहे, लेकिन वो चीजें जो सेल्स टैक्स एक्ट के सिक्स शेड्यूल के अंदर लिखी गई हैं, कोई भी बंदा उनको सेल करेगा तो वो मजाज नहीं है कि आपसे सेल टैक्स ले, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और जगह लिखा हुआ, अगर वो गलती से ले लेता है और वो गवर्नमेंट को जमा करवा दे तो वापस नहीं हो सकता। अच्छा, अगर वो फर्क जमा नहीं करवाता तो आप उससे ले सकते हो, और उसने जमा नहीं करवाया तो आप वापस से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब सर टैक्सेबल की कौन सी किस्में हैं, ठीक है। एक कभी पकड़ाई नहीं देते ना अच्छा, टैक्सेबल है, हम वापिस आ जाओ ना, टैक्सेबल है टैक्सेबल की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो एग्जाम्प्ट नहीं होती वो क्या होती हैं, टैक्सेबल है। जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो क्या है, टैक्सेबल है। फिर हमने कहा टैक्सेबल को मजीद समझते हैं, हम टैक्सेबल की मजीद क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। उसमें सबसे पहले, ऑनलाइन वाले मेरे दोस्तों जाग रहे हो, जागते रहना और मेरे से ना रहना, ठीक है। जाग रहे हैं भाईजान, जी सर। तो समझ भी आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, माशाल्लाह। बाकी लोग भी यार उंगली से वो लिख लुक के बता दे कि रिजवान साहब होते थे हमारी क्लास में, वो रिजवान साहब पता नहीं कहाँ चले गए, नजर आ रहे हैं, ये और है, अच्छा वो और थे, पता नहीं यार, माशाल्लाह अच्छे बंदे थे, पूरी क्लासे लेने वाले, भाग नजर लग गया उनका। वो छोटे होते थे, अताउल्लाह का एक सॉन्ग था, बस कोठियां नेरियां वग गई हैं, साड़ी क्लास नजर ना लग गई हैं सर जी, ओ यार वो चलाना था, वो स्पेशल आप लोग के लगवाया यार अच्छा जी, इसकी फर्दर किसमें, इसकी आगे फर्दर है इसमें, ठीक है। इसकी आगे फर्दर किस्मों की बात करें, ठीक है, ठीक है सर, हाँ हाँ लवाना पहने। इसकी आगे फर्दर काइंड्स, तो सर सबसे पहले वो कहता है टैक्सेबल एट, जो तुम सोचोगे वो नहीं दसना, टैक्सेबल एट रिड्यूस्ड रेट। अच्छा, टैक्सेबल एट रिड्यूस्ड रेट का क्या मतलब है, कुछ चीजें होंगी जो आप बेचेंगे 18% नहीं लेंगे, उसका रेट 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, वो 18 तक भी जा सकता है। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड 18 से कम होगा, एक जनरल बात है। लेकिन 18 कब हो सकता है, वो कहेगा अच्छा 40 किलो के ऊपर 18%, ऐसी अगर बात आ जाए, और वैसे है तो कहेगा 40% के ऊपर 18%, और 700 रुपए किसका, एक मन का, तो दोनों में जो हायर ऑफ होगा, यानी कि कोई कंपैरिजन डाल देगा, स्टेट नहीं कहेगा,
अच्छा जो चीज बेच रहे हो उसका 18% नहीं कहेगा, कहेगा 2%, 8%, 4%। मिसाल, वो पहली मिसाल टैक्स के कानून में ये लिखी हुई है शेड्यूल में, लंडे के कपड़े और लंडे के जूते, और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए तो 5% आपने सेल टैक्स लेना है। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं जो हम देखेंगे एक वक्त पे, यानी कि ये वो चीजें हैं जो कहाँ पे लिखी गई हैं, सेल्स टैक्स एक्ट के आपके 8 शेड्यूल के अंदर। कहाँ पे? सेल्स टैक्स एक्ट के 8 शेड्यूल के अंदर चीजें लिखी गई हैं। कौन सी? जिनके ऊपर आपका रिड्यूस रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा? रिड्यूस रेट लगेगा। वहां पे आता है ना वो टाइप ऑफ गुड्स, मैंने कहा था इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको अभी हम थोड़ा सा हवा लगवा रहे हैं कि इन चीजों को भी फिर हमने थोड़ी सी हवा मजीद लगवानी है। वो चीजें जो 8 शेड्यूल में होंगी उनके ऊपर आपका रेट लगेगा रिड्यूस रेट। अच्छा जी, फिर आपका शेड्यूल आता है सर फिफ्थ, बस शेड्यूल फिफ्थ को छोड़ें, जीरो रेटेड। कौन सी? जीरो रेटेड। सर वो चीजें जो आप बेचें और लोगों से टैक्स लें, लेकिन किस रेट पे? जीरो रेटेड, 0% पे हैं सर। फिर वो एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड में फर्क क्या आया, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने टैक्सेबल इनवाइस बनानी है, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स 100 रुपए, सेल्स टैक्स एट द रेट 0 0। अच्छा आपकी बाकी जो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 100 रुपए, आपकी इनवाइस लाजमन बनेगी, ठीक है। लेकिन ये कौन चीजें हैं जो आपके फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ऐसे ही हमारे साथ सेल्स टैक्स, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स के अंदर वो चीजें लिखी गई हैं जिनके ऊपर सेल करते हुए मैं सेलर हूं, रजिस्टर्ड सेलर हूं, यानी कि रजिस्टर्ड से मुराद सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हूं, मैंने कितना टैक्स लेना है, कितने परसेंट है? 0%, ठीक है। इसका मतलब इफेक्टिवली मैंने जो कलेक्ट करता हूं ना टैक्स, आउटपुट टैक्स, वो जीरो होगा। वो कितना होगा? जीरो होगा। अच्छा फिर आपका आ जाता है जी आपकी टैक्सेबल एट स्टैंडर्ड रेट। क्या आ जाता है? ये क्या है? वो कहता है भाईजान जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जो आपकी रिड्यूस रेट नहीं है, जो आपकी जीरो रेट नहीं है, जो सब कुछ बच गया, वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे। मैंने कहा भाईजान इसका कोई शेड्यूल? उसने कहा भाईजान इसका शेड्यूल नो शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल पे भी आते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है? उसने कहा भाईजान जो टैक्स का कानून छापे, कोई बंदा आपके पास आए, क्लाइंट है, वो कहे कि मैं फलानी चीज सेल करता हूँ, मुझे लोगों से सेल टैक्स में मैं रजिस्टर्ड हूँ, कितना लेना है? तो मैं पता क्या करूंगा, सबसे पहले सिर्फ समझाने के लिए 6 शेड्यूल देखूंगा, उसमें प्रोडक्ट नहीं आई, मैं कहूंगा भाईजान आप एग्जाम्प्ट नहीं हो, आप एग्जाम्प्ट नहीं हो, आपने सेल टैक्स लेना है। उसने कहा ठीक है लेना है, मेरी प्रोडक्ट इसका मतलब एग्जाम्प्ट नहीं है, तो क्या है? टैक्सेबल है। मैंने कहा जी टैक्सेबल है। उसने कहा सर मुझे बताइए कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। मैंने कहा सर आपके पास कितने, अभी अभी तक के लिए 3 शेड्यूल लिखे हैं। मैंने कहा आप देखो कि टैक्स इसमें 8 शेड्यूल में आ रही है? उसने कहा नहीं आ रही। मैंने कहा रिड्यूस रेट आपके ऊपर नहीं लगेगा। उसने कहा और? मैंने कहा 5th शेड्यूल में। उसने कहा सर वहां भी नहीं आ रही है। मैंने अपने छोटों को बुलाया, मैंने कहा इनकी प्रोडक्ट देखो। उसने कहा सर 8वें में भी नहीं आ रही, वो किसी में 5वें में भी नहीं आ रही, ठीक है, वो 6ठे में भी नहीं आ रही। मैंने कहा उसके ऊपर लगेगा कौन सा? वो किसी शेड्यूल में भी नहीं आ रही, उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट यानी कि 18% लगेगा। लेकिन अभी इसके साथ बल्कि एक और आप फिलहाल के लिए आप जूम कर लें, ये मैंने नहीं बढ़ाया, इसको साइड पे करते हैं। आप यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका रिटेल प्राइस, ये शेड्यूल हमारा रह गया। अच्छा इसको समझे कि वो लास्ट वाला नहीं पड़ा। अच्छा कुछ चीजें होती हैं आप बेचते हैं, वो एक मार्केट में किसी और रेट की हो सकती है, दूसरी मार्केट में किसी और रेट की हो सकती है, ठीक है। लेकिन कानून कहता है कि वो वाली चीज नहीं। थर्ड शेड्यूल बेसिकली आपकी, इसको शेड्यूल डील करता है थर्ड शेड्यूल। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत उनके ऊपर ही प्रिंट कर दी है। जब किसी भी चीज की कीमत उसके ऊपर प्रिंट कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम। क्या कहते हैं? थर्ड शेड्यूल आइटम। ऐसी आइटम जो थर्ड शेड्यूल के अंदर है, ठीक है सर, ऐसी आइटम जो थर्ड शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, पहुंच गए हैं, ठीक है। थर्ड शेड्यूल के अंदर हो तो उसके ऊपर टैक्स किस पे लगना है? रिटेल प्राइस पे। सर अब रिटेल प्राइस क्या होती है? अब रिटेल प्राइस क्या होती है, ठीक है।
रिटेल प्राइस को बकायदा लॉ ने डिफाइन किया। उसने कहा पहली बात ये है, ये ऐसी कीमत होती है जिसका ताल्लुक है किसके साथ, उन चीजों के साथ जो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई। ठीक है, मीन्स द प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। लो जी, आप लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो कहता है जो प्राइस आपके मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास पिछले दिन एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मैं ना, उसने बड़ी कौन सी कंपनी बनाई कि उनका डीलर हूँ, मेरी प्रोडक्ट ड्रैफ्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो चीज थर्ड शेड्यूल में नहीं आती, लेकिन मेरी कंपनी मुझे कहती है कि रिटेल पे आप टैक्स लें। ठीक है, कहता है कि ये क्या लेना सही है गलत है। मैंने कहा कि अगर थर्ड में नहीं आती, उसकी थी वो चीजें, उसने कहा हर्बल फिक्सेस करके उसने नाम लिखवाया। उसने कहा जी हमारी कुछ हर्बल किस्म के आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि होम्योपैथी की दवाइयां हैं, गोलियां हैं। ठीक है, तो उसने कहा सर ये थर्ड शेड्यूल में नहीं आती। मैंने कहा फिर आपको स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स लेना पड़ेगा। उसने कहा सर वो क्यों। मैंने कहा यही ऐसे ही किया, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा बंदा था अनपढ़, लेकिन बिजनेस को बड़ा समझने वाला था। मैंने कहा कि भाई इस शेड्यूल में आ रही है, सिक्स में कहता नहीं। मैंने कहा एट में कहता नहीं। मैंने कहा फिफ्थ में कहता नहीं। मैंने कहा थर्ड में कहता नहीं। तो मैंने कहा आपके ऊपर किस जितने की आप चीज बेचोगे, कहता इसका मतलब ये है कि सर एक दुकानदार को मैं 100 की बेचूंगा तो 100 के ऊपर सेल टैक्स होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। उसने कहा एक दुकानदार को मैं 500 बोतलें देता हूँ और मैं देता हूँ फर्ज कर 80 रुपए की, तो मैंने कहा 80 के अकॉर्डिंग सेल टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो होता है ना, इसको उसने वर्ड भी बोला था, टिप पता नहीं क्या उसने बोला था इस प्राइस को, जो मतलब जो ये थर्ड शेड्यूल वाली, थर्ड वाली नहीं, ये स्टैंडर्ड वाली थी। यानी कि जो किसी शेड्यूल में नहीं आएगा वो किस में आएगा, अगर एग्जाम्प्ट में ना हुआ तो किस में आएगा, स्टैंडर्ड पे आएगा। लेकिन रिटेल प्राइस में आपका जो सेलर होता है वो कीमत ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसे आपको सारी वो चीजें, आपका दूध, आपका टूथपेस्ट, आपके शैम्पू, आपकी कुकिंग गैस, सारी चीजें आपको कीमतें नजर आती हैं। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, उसमें कीमत चलती कैसे है। गवर्नमेंट को वो कहता है 100 रुपया फिक्स कर देता है, कौन, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे चला जाएगा, इसका 18%। कितने परसेंट, 18। इसकी जो कीमत हमें नजर आती है वो कितनी नजर आती है, 118। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने सेल टैक्स इसको जमा करा। मैन्युफैक्चरर वो कभी भी चीज किसी को 18 की, वो अपने आगे सप्लाई चेन होता कैसे है, मैन्युफैक्चरर होगा, आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसका कोई आगे डीलर होगा, होलसेलर डीलर होगा, ठीक है, आगे रिटेलर होगा, आगे एंड कंज्यूमर होगा। एंड कंज्यूमर को इतने की बिकनी है, उसने सेल टैक्स कितना है, गवर्नमेंट के पास सेल टैक्स जाना है 100 पे ही। लेकिन हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने, ये समझो कि ये कौन है, मैन्युफैक्चरर ने ये सेल टैक्स दिया गवर्नमेंट को, लेकिन इसने आगे जो चीज बेची किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो 100 की नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है लेट्स सपोज 90 रुपए की। लेकिन इसके अंदर वो जब मैन्युफैक्चरर पहले जमा करवा देगा चीज बना के, उसने अभी सेल को छोड़ जब चीज बनाई, अब आपकी बड़ी सारी फैक्ट्रीज के अंदर एक सेक्शन है सेल टैक्स का 40B, प्रोडक्शन के मतलब वो एक अपना बंदा, एक इंस्पेक्टर कोई और हाईवी लेवल बंदा बैठा देते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्शन को क्या करता है, मॉनिटर करता है। या आप उसको अपने साथ भाई भाई बना लो, मसला नहीं है। अरे भाई भाई नहीं बनाता, कोई नेक नमाजी परहेजी आदमी है वारस भाई की तरह, ठीक है। अगर वो पैसे लेता है आपसे, ठीक है, नहीं लेता, लेता है तो फिर तो चलो प्रधान भाई जैसा हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं ले रहा तो अब क्या होगा कि चीज आगे 90 की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जितने की उसने प्राइस फिक्स की उसके ऊपर सेल टैक्स क्या कर लिया, ले लिया। गवर्नमेंट को चलेगी इतनी प्रोडक्शन है, इसके ऊपर हमें सेल टैक्स दे दें। आपकी जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकती जाए, इसने किसको दी है, डिस्ट्रीब्यूटर को, इसने 90 रुपए की प्रोडक्ट दी और 18 रुपए सेल टैक्स लेना है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको दी, फर्ज करे इसको होल सेलर को, एक थोड़ा सा लंबा करते हैं, होल सेलर को इसने दी 92 रुपए की, इसने सेल टैक्स इससे 18 रुपए ही लेना है। मैं आपको समझाता हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। अब ये फिर इसने क्या किया, इसने प्रोडक्ट होलसेलर ने किसको दे दी, टेलर को, कितने की, 95 रुपए की, और इससे क्या कर लिया, 18 रुपए, और इसके पास इतनी चली गई, और एंड कंज्यूमर के पास कितने गई, एंड कंज्यूमर ने 100 रुपए प्रोडक्ट का दिया और 18 रुपए सेल टैक्स का दिया उसने 118 से। अच्छा, अब यहाँ पे रिटेल प्राइस के केस में बेसिकली जो समझाने वाली और समझने वाली बात है वो ये है, इसके अंदर सेल टैक्स कभी भी तब्दील नहीं होता, हमेशा सेम रहता है। जो मैन्युफैक्चरर ने एक दफा सेल टैक्स पे कर दिया, वो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से ले लिया, होलसेलर ने रिटेलर से ले लिया, रिटेलर ने एंड कंज्यूमर से ले लिया। नहीं, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट सर आपका सेल टैक्स हर केस में फिक्स है। आपकी जो प्राइस होती है ना ऊपर वाली,
उसके अंदर खेला जा रहा होता है सर। इसकी एक मिसाल आपको समझना चाहें तो आप जब वो Carrefour या फोर्ट्रेस या हाइपरस्टार जाते हैं, वहां पे आपकी ऊपर कोटेड प्राइस से भी कम आपको मिलती है। एक्चुअली में सेल टैक्स उसके ऊपर भी आप पूरा देते हैं, लेकिन जो अंदर डिस्काउंट थोड़ा सा आ रहा होता है ना, बेसिकली जो ऊपर वाली कीमत होती है ना, उसका डिस्काउंट होता है, जो कि वो डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो मैन्युफैक्चरर उनको कोई थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, वो कोई डिस्काउंट आपको पास ऑन कर देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? लेकिन सेल टैक्स उसके ऊपर भी माफी नहीं होती, सेल टैक्स उस मैन्युफैक्चरर ने पूरा जमा करवाया होता है। सबसे पहले बात है। अच्छा, एक्चुअली मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, सिर्फ थर्ड शेड्यूल में ऐसा है, बाकियों में क्या होता है मैं उसको समझाता हूँ। अगर ये फर्क करे, ये 95 का नहीं देता, ये 99 का दे दे, 117 की भी हो सकती है प्रोडक्ट, लेकिन नॉर्मली थर्ड शेड्यूल आइटम कोई भी आपको स्वाय Carrefour फोर्ट्रेस वगैरह के नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो इसराइली हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने कंज्यूमर को थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड शेड्यूल के आइटम में सिर्फ ऐसे होता है। अभी मैं कहता हूं ये थर्ड शेड्यूल आइटम ना हो, ये 6th वाली भी नहीं है, ये 8 वाली भी नहीं है, ये 5th वाली भी नहीं है, ठीक है, और ये 3rd वाली भी नहीं है। ये कौन सी है? बैलेंसिंग आइटम है, जो किसी शेड्यूल में डिस्कस नहीं हुई। इसमें एक ऐसे होगा, इसमें मैं यही पूरा स्टेप यही रखूंगा, लेकिन थोड़ी सी कार्रवाई बदल दूंगा। इसमें 100 ही रखूंगा, लेकिन अब 100 का मैंने, इसने गवर्नमेंट को 100 का नहीं, ये आगे कितने की बेच रहा है? 90 रुपए की बेच रहा है। इसने 90 के ऊपर 18% लगाना है। कितना हो गया? इसने अगले बंदे से इतना लेना है। अगले बंदे कितने का लिया? 90 का, लेकिन ये अगले बंदे को कितने का बेच रहा है? 90 का लेके कितने का बेच रहा है जी? 92 का। अब इसने 18%, मैं आपको समझाता हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, इसका करना है। हाँ जी, यही है, मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट। अब इसने इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कितने का बेचा? 90 का, ठीक है, और इसने आगे कितने का बेचा? 95 का, और इसने आगे कितने का बेचा? इसने आगे बेचा 100 का, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे एंड वाले को कोई इतने का ही पड़ेगा, एंड वाले को इतने का ही पड़ेगा, ठीक है। इसने बेचना नहीं, इसने खा लेना है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड कंज्यूमर को, ठीक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने वो बोतल कितने की बेची? 90 रुपए की, उसके ऊपर 18% लिया, 16/2, और कितने? 106/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने जब अगले बंदे को दिया, कितने का दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कितने का दिया? 95 का। 95 इसके पास आए, अब सेल टैक्स किसके के ऊपर होना है? 95 पे, और 95 वाले ने आगे कितने का दिया है? आगे 100 रुपए का दिया है, ठीक है। लेट्स सपोज कितने का, फॉर्मूला लगाओ, बस वो प्लेस हो रहा है, यानी कि एक बंदा अगले को कितने का दे रहा है, उसके ऊपर सेल टैक्स होता है। जबकि थर्ड शेड्यूल में सेल टैक्स वहीं पे लॉक हो जाता है, ऊपर वाली कीमत के अंदर खेला जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने गुड्स को समझा कैसे? हमने कहा कि गुड्स होती हैं दो तरह की, एक होती है एग्जेम्प्ट, जो कि जिसके लिए सेक्शन 13 और 6 शेड्यूल डील करता है, उनके ऊपर कोई सेल टैक्स लिया ही नहीं जाता। जब हम बात करते हैं टैक्सेबल की, तो उसमें आगे हैं 4 उसकी नस्लें, किस्में। नंबर 1 आपकी कौन सी? रिड्यूस रेट है, यानी कि जिसके ऊपर आपने 8 शेड्यूल को पढ़ना है, 8 शेड्यूल बताएगा किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना सेल टैक्स होगा आपका। फिर हमने कहा 5th शेड्यूल, यानी कि सेल टैक्स लेना है, लेकिन किस पे लेना है? 0% पे, ठीक है। और 0 का, और मैंने आपका जो है एग्जाम का फर्क बाद में आपको बताना है कल की क्लास में। उसके बाद रिटेल, रिटेल केस में आपका मैन्युफैक्चरर प्राइस फिक्स करेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपका सेल टैक्स ऐड ऑन होता जाएगा। और लास्टली हमने कहा टैक्सेबल है एट स्टैंडर्ड रेट, जो कि किसी भी शेड्यूल में फॉल नहीं करती, एग्जम्प्ट नहीं है, और बाकी तीनों शेड्यूलों में नहीं है, तो वो कौन सी है? बैलेंसिंग आइटम है। क्या है? बैलेंसिंग आइटम है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से एक दफा रिकैप करते हैं भाईजान। अभी नासिर भाई मुझे नहीं आता, मैंने आज पढ़ा ही नहीं हुआ, जब पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा। यानी कि मैंने आपको कहा है कि अभी सवालात उतने जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, उतने, क्योंकि वजह यह है कि बिल्डिंग 3 से 4 क्लासेस में खड़ी होगी, ठीक है, जिसके बाद आप किसी के साथ सेल टैक्स की बात कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया ही कुछ नहीं है। मैंने आज की क्लास में बढ़ाया क्या है? इनपुट टैक्स परचेज पे होता है, आउटपुट टैक्स परचेज पे आप पे करके आता है, आउटपुट टैक्स आपकी सेल्स पे होता है, सेल्स पे आपने टैक्स लिया होता है, ठीक है। आपका सेल्स टैक्स कलेक्ट करने वाला कौन है? सेलर है, जिसकी वजह से इसको सेल टैक्स कहा जाता है। हालांकि पे करने वाले के एतबार से देखें तो इसको परचेज टैक्स भी कहा जा सकता है, ये कानून सेलर को देख रहा है, परचेजर को
नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद हमने कहा, छोटी सी एग्जांपल बनाई कि एक बंदा जो सेल करता है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और आउटपुट टैक्स बेसिकली एडवांस टैक्स आपके पास आ गया, इनपुट टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ एडवांस है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपने लिया हुआ है और जो गवर्नमेंट को दिया हुआ, इन दोनों का जो फर्क होता है वो आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, ठीक है। अगर आपका ज्यादा जमा हो गया है तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर कम हुआ हुआ है तो आप जमा करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब भी सेल करनी है तो रजिस्टर्ड पर्सन ने सेल टैक्स इनवाइस जारी करनी है। अब सेल टैक्स इनवाइस बेसिकली हमने जब कहा तो सेल टैक्स इनवाइस को सेक्शन 23 ने डिफाइन किया कि इनवाइस के अंदर क्या फीचर होते हैं, फिर मैंने वही फीचर आपको इनवाइस के अंदर दिखाए भी, ठीक है। फिर मैंने कहा एक दूसरी इनवाइस होती है जिसको हम कच्ची इनवाइस कहते हैं, जिसको कानून क्या कहता है, कानून के अंदर उसका जिक्र भी नहीं है, उसको वैसे क्या कहते हैं, कमर्शियल इनवाइस। हम बीइंग कंसल्टेंट, बीइंग टैक्स एडवाइजर बोल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा बेसिकली सेल टैक्स का कानून आपका लगता है किसके ऊपर, गुड्स के केस में। गुड्स में अगर हमने डिस्कस किया, हमने कहा गुड्स की दो नस्लें हैं, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट वो है जो कि 13 शेड्यूल में है, टैक्सेबल वो है उसके आगे 4 किस्में हैं। आगे हम यानी कि उसके ऊपर टैक्स होगा सही, लेकिन क्या स्टैंडर्ड रेट है, या फिर आपका क्या है रिड्यूस रेट है, या फिर क्या है रिटेल प्राइस पे है, ठीक है। तो इन चीजों को, या जीरो रेट पे है, वो देखा जाएगा कि वो किस शेड्यूल के अंदर आपकी प्रोडक्ट आती है। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया रजिस्टर्ड किसने होना है, ये भी हमने ये भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये भी डिस्कस नहीं किया। रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है वो भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क ये बताया कि अगर आपकी थर्ड शेड्यूल आइटम होगी तो आपका सेल टैक्स फिक्स हो जाता है। अगर आपकी थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं होगी, बैलेंसिंग वाली होगी, अगर 8 वाली होगी तो कानून बता देगा कि आप जितने बेच रहे हो उसका 8%, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो बैलेंसिंग होगी, ठीक है, उसमें जितने की अगेन जितने की बेचोगे उसका 18% लगेगा। 8 शेड्यूल होगा तो 8% लगेगा, बैलेंसिंग होगा तो कितने लगेगा, 18%। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सेल वैल्यू को देखना है, जिसको कानून कहता है सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहता है, और सेल्स को यहाँ पे सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। नहीं जी, मुझे तो पता ही नहीं रिटर्न कौन फाइल करता है नासिर भाई, ये भी अभी नहीं पता, कल पढ़ के आऊंगा। इमरान भाई तो आज फंस ही गए हैं बेचारे, कैमरा खोल के घूम रहे हैं। हाँ जी, नहीं कल से मुराद ये है कि कमिंग वीक में, ठीक है। और आप कहते हो कल भी कह लेते हैं, मुझे मसला नहीं है, आप आने वाले बने, ठीक। अच्छा जी, जितना मैंने पढ़ाया है उसकी हद तक आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ बताने के लिए। जी वारिस साहब। सर आप तो माशाल्लाह इन चीजों को थोड़ा बहुत देखते हैं। सर वो काफी क्लियर होगी चीजें। माशाल्लाह तारिक साहब इन चीजों को अपनी कंपनी के मामलात को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें सर, खास तौर पे ये शेड्यूल में जो है सर। नहीं, अभी शेड्यूल को मैं दिखाऊंगा, अभी तो आपको बताया है, अभी तो थोड़ा सा वो सस्पेंस भी तो पैदा करना है ना यार। हाँ जी, कस्टम वाले सर इस पे बड़ा काम करते हैं। अच्छा, खास तौर पे जो बहुत करते हैं वो अंडर इनवाइसिंग और ओवर, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं उन्होंने वो डाल देते हैं शेड्यूल में। हम्म और जब आते हैं ना, जब इनवॉइस इनपुट होती है सर, वो जब कम आती है उसका हमें अल्टीमेटली माइनस वाली बात। लेकिन अब आपको ये क्लियर हुआ फिर। पर मुझे आज क्लियर हो है कि ये तो एक बार सब लोगों ने क्या अच्छा, तो आज आपको थोड़ा सा, चलो अभी और होगा, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ अगली 2 कम से कम इन कंसेप्ट के ऊपर हम इसको, फिर पता क्या होगा, इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपके लिए फिर गुड्स को सर्विसेज को, ठीक है, ये जब आपको दिखाऊंगा, दिखाता भी हूँ आपको। ये यहाँ पे ना अभी बड़ा कुछ माल, ये मेरी बुक का माल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एंड कंज्यूमर पे नहीं करता, उस पर बेचारे पास घूम के इनडायरेक्ट पहुंचता है, ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट। जी जी जी, कंप्यूटर है हाँ जी, 5%। 5% 8 शेड्यूल में ना सर, एक जगह पे है कि अगर आप कंप्यूटर सेल करते हैं। हाँ जी, अब 10 हो गया इस पे आपको, अभी 10 हो गया अब ये 8 शेड्यूल आइटम है, इससे अब मैं बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा, मैं ये इसके ऊपर 18 नहीं है, इसके ऊपर पहले 5 था, अब 10 हो गया, अभी 10 हुआ है। जब डेवलपर को बेचे सर,
हाँ ठीक है। दोनों जो है ना वो डेवलपमेंट का काम करते हो। अगर ऐसा नहीं है सर, एक डेवलपर है और दूसरा जो है वो नॉर्मल कोई और काम करता और है वो इम्पोर्टर है बस। है, लेकिन उस टाइम वो एक शेड्यूल में नहीं आएगा, उस टाइम वो सर यही चीजें हमने समझनी है, इंशाल्लाह इन्हीं चीजों को ही हमने क्लियर करना है, ठीक है, बेफिक्र रहें, ठीक है। तो इट्स माय ड्यूटी कि आपको इन चीजों पे एक मुकाम पे पहुंचा दूंगा। अब अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप फिजिकल क्लास लेने भी आते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हैं, ठीक है। तरह से टैक्स के लिए कोर्स ज्वाइन किए थे। अच्छा अब तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे। हाँ जी। तो और इसको भी और डिटेल में पढ़ना हो तो फिर जो आगे वो 3 माह वाला ना, सिर्फ सेल टैक्स वाला, सिर्फ सेल टैक्स ओनली प्योर, उसके ऊपर आ जाना जी। ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन हो, माना काम है इसका, इसमें कमाई इनकम टैक्स भी ज्यादा है। हाँ जी। ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ये माना जो आपने 15 है नाम की अभी वो करेंगे 15, 18, 10, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर ACI सारा कुछ देखेंगे। हाँ जी बल्कि expect है। बिल्कुल ऐसे करेंगे, इसको करेंगे, रूल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं इसको वो मैं प्रैक्टिकली करें। किया हुआ। सर वो क्या हुआ है सर, फर्क नहीं। चलें जी, ठीक है जी, इजाजत है फिर मुझे, सर मिस्टर तौकीर। जी तौकीर साहब। सलामकुम सर, थोड़े से आवाज में मेरे ख्याल में आज हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है, तो माजरत के साथ। जी जी आवाज आ रही है सर? जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, वो इनपुट के हवाले से गुस्ताखी करी थी वो हमने, वो इस वजह से करी थी कि वो जरा इनपुट का जो होता है ना, जो भी सेल टैक्स होता है जो पीछे से कट के आ रहा होता है, वो सारे का सारा तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सर लिंक के जी अभी हिसाब तो से मैंने या के हिसाब से जो इनपुट मोहतरम, होता है वो ही सिर्फ आगे क्लेम कर सकते हैं। इनको मैं म्यूट कर रहा हूँ। मोहतरम अभी तो मैंने आपको सेक्शन 8B नहीं बताया, मैंने आपको SRO 1190 नहीं बताया, अभी तो चीजें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ जी, अभी तो चीजें रहती हैं, अभी तो आज की क्लास में तो एक वो बुनियादें रख रहे हैं, और अभी और कुछ बुनियादें रखनी है। 100% आपका वो जो एडजस्टमेंट है वो सेक्शन 8B ने मना की। फिर उसी में एक प्रोवाइडो दिया गया कि FBR नोटिफिकेशन जारी करके कुछ लोगों को माफ कर सकता है कि 100% एडजस्ट कर ले। अभी तो मैंने 100% एडजस्टमेंट डाली, वो अब SRO जो आएगा वो आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, फिर आपने उसको कौन कौन लोग उसका सहारा और फायदा ले सकते हैं वो बताऊंगा। तो सर इट्स इट विल टेक टाइम। अंकल जूम यूजर, मिस्टर जूम यूजर, मैडम जूम यूजर, अब पता नहीं हाथ रेज कर लिए हैं, नाम ये बंदा प्रॉम्प्ट करता है, अपना नाम लिखता है कि यार मैं फलां बंदा हूँ, कोई ये सीन नहीं है। जी बुखारी साहब आपका क्या क्वेश्चन है सर, SRO से कौन सा SRO है बता दें, अगर मैंने पढ़ाना हुआ तो बता दूंगा, वरना आपको अकेले में बता दूंगा। मिस्टर बुखारी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। एक SRO 2014-15 का है जिसमें AC, बैटरीज, टायर वगैरह के ऊपर मेरे कोई बच्चे टैक्सेस नहीं। SRO 648 फर्दर टैक्स इन पे नहीं लगता, आप उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक सर, सर वो SRO में फिर आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा सर, उसके ऊपर वो बता दें। वो मुझे पता है, बताऊंगा। 648 2013 का है, मेरा ख्याल है 13 का ही है। उसमें वो चीजें मेंशन की गई हैं, 11 या 13 चीजें हैं जिनके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसमें थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, उसके अंदर वो कुछ और चीज दी गई हैं, बिजली शीली है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मगर जी स्टैंडर्ड टैक्स भी नहीं लग रहा, 17-18%, वो भी नहीं। मगर वो तो लगना चाहिए ना वैसे तो। नहीं, वो तो लगता है, किसने कहा है, उसको भेजें। आप कोई और तो SRO नहीं बता रहे जो मैं कह रहा हूँ, कि कन्फ्लिक्ट ना हो मेरा और आपका। मुझे आप भेज दें, ग्रुप में भेज दें, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।